हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ही ज्यादा चांसेज है। और ये दो प्रश्न है, यहाँ पहले एक प्रश्न पहला लिखा हूँ, दूसरा प्रश्न ये करने के बाद दूसरा प्रश्न लिखा। तो ये प्रश्न जो है वह 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले ये प्रश्न है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2023 का भी पेपर है और ये प्रश्न आपको दिखा भी दे रहा हूं कि यह प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर दूसरे का डी नंबर सवाल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरे का डी नंबर सवाल यह सवाल है। यह सवाल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यह सवाल लिया है छाट कर। और ये जो सवाल है वो आपके 4 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यह आप सवाल कर लेते हैं तो 4 नंबर, और मतलब 2 सवाल बता रहा हूँ। यदि दोनों सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। यदि आ गया तो आपका 8 नंबर तो पहले से ही कंफर्म हो जाएगा। तो आइए अब हम पहले नंबर सवाल को हल करते हैं। पहला नंबर हमारा सवाल कह रहा है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा गुणे cos थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमसे cos थीटा का मान 4/5 दे दिए गए और हमें sin थीटा cos थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। तब हम यहाँ पे लिख देंगे, हल लिखेंगे। हल लिख दिए। अब हमारा cos थीटा का मान कितना दे दिए गए हैं, 4/5 दे दिए गए हैं। 5 दे दिए गए हैं 4/5। तो अब हमारा cos थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है आधार बट्टा होता है कोण। आधार बट्टा कोण होता है। यहाँ पर एक हम त्रिभुज बना रहे हैं, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। यह हमारा थीटा है, ये 90 डिग्री है। ये हम मान ले रहे हैं ए, ये बी और ये सी। थीटा के सामने वाला भुज क्या होता है, लंब होता है। और ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा कोण हो जाएगा। अब हमें साइन थीटा और टेन थीटा का मान नहीं मालूम है, तो साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। और हमारे पास टेन थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है लंब बटा आधार होता है, ये होता है। अब हमें इन तीनों का मान मालूम हो गया है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण। तब हमें यहाँ पे देखिए, ये हमारा आधार का मान हमारा कितना है, तो 4 है। तो हमारे पास आधार का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए कोण का मान कितना है, तो 5 है। तो यहाँ पर कोण का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हो गया। अब हमें लंब का मान मालूम नहीं है, तो अब हमें लंब का मान मालूम हो जाए तो हम साइन और टेन मतलब इसका हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तब हमें लंब का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, वो होता है कोण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस होता है लंब का स्क्वायर। यह हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होता है। हमने कोण को k से प्रदर्शित किया है, आधार को a से और लंब को l से प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। इतना हो गया। अब हमारे पास कोण का मान कितना है, तो कोण का मान हमारे पास 5 है। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर आधार हमारा कितना है, तो 4 है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब हमें लंब का मान नहीं मालूम है, तो ये लंब का स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 प्लस l का मान लंब का स्क्वायर हो जाएगा। लंब का मान नहीं मालूम है। अब हम क्या करेंगे, इस 16 को इधर भेजेंगे। तो इधर हमारा प्लस में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ नहीं, पहले तो 25 होगा और माइनस का हो जाएगा 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, 25 में से 16 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 बचेगा और बराबर में हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब हम इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा √9 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा लंब हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इस अंडर से 9 को हटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 बचेगा। तो लंब का मान हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब का मान हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया।
अब हम इस सूत्र हमें साइन कॉस टेन इन सबका मान मालूम हो गया है। अब हम यहाँ से अब हम इस सूत्र में बैठाकर हल कर लेंगे। तब हमारे पास यहाँ पर कर रहे हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो हमारा लंब कितना है, लंब 3 है, तो ये हो जाएगा 3 बटा, और कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारे पास 5 है, तो ये हो जाएगा 5 हो गया, इतना हो गया। और यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो गुणा हो जाएगा। कॉस का मान कितना है, 4 बटा 5, 4 बटा 5 हो गया। प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन का पहले मान कितना है, तो टेन का मान है लंब बटा आधार। तो लंब हमारे पास कितना है, 3 है, और आधार कितना है, तो आधार हमारे पास 4 है, तो ये जगह 4। अब हमारे इसका पूरा का स्क्वायर दे दिया तो स्क्वायर हो गया, इतना हो गया। अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 5 पच्चे 25, और प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 4 का स्क्वायर 16, इतना हो गया। अब हम इसका लसा लेंगे, तो लसा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 गुणे 16। अब हमारा 25 से 25 कट गया, तो 16 का 12 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 192, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, प्लस है, तो अब यहाँ पर 16 से 16 कट जाएगा, तो 25 का 9 बार गुणा करेंगे तो 25 नामा होता है 225, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके आगे हल करेंगे, तब हम 192 और 225 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 415 आएगा, तो हो जाएगा 415। अब हम 25 का 16 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा यहाँ पर 17 होना चाहिए, 417, 192 और 225 को जोड़ेंगे तो 417 आ जाएगा, इतना ही, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो कमेंट में बताएं कि यह प्रॉब्लम आई है, और यदि नहीं समझ में आए तो वो भी बताएं, और नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि समझ में आया है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण के युग्म को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। यह हमारे पास 2 समीकरण दे दिए गए हैं, और इस समीकरण को दोनों को वज्र गुणन विधि से हमें हल करना है। तो हमारा सबसे पहले इन दोनों समीकरण का यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा वज्र गुणनखंड क्या होता है, वो होता है x बराबर होता है, x बटा में होता है b1 c2 माइनस होता है b2 c1, बराबर में होता है फिर से y बटा होता है a1 c2 माइनस होता है a2 c1, फिर से बराबर में होता है 1 अपान होता है a1 b2 माइनस में होता है a2 और b1। ये हमारे पास वज्र गुणन विधि होता है ये। तो इसी सूत्र पर हमें बैठाकर अब हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है इन दोनों समीकरण के। तो अब हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पर b और c और a का मान हमें नहीं मालूम है, तब हम इस समीकरण से a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। आइए अब हम पहले नंबर समीकरण को हल करते हैं। अभी हमने पहले वाले सवाल में जैसे a और b का मान निकाला था, उसी प्रकार इसका भी हम a, b और c का मान निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हम मान ले रहे हैं, यहाँ पर हल लिख रहे हैं। इस समीकरण को यहाँ पर आप लिख कर उसको मान लीजिएगा इसे, इस समीकरण नंबर 1 ये है और समीकरण नंबर 2 ये है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना करने पर। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना करने पर। अब हम समीकरण 1 की तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, उसकी तुलना करेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0। अब हम इससे तुलना करेंगे समीकरण 1 की। तब हमारे पास देखिए x के स्थान पर क्या है, तो a1 है, x का गुणांक क्या है, a1 है, और यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है, तो 2 है, तो a1 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। उसी प्रकार y का गुणांक क्या है, तो b1 है। अब यहाँ पे देखिए y का गुणांक क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3, तो b1 का मान कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे देखिए
C1 का मान क्या हो जाएगा, C1 मतलब अचर पद, तो यहाँ पर अचर पद क्या है, माइनस का 46 है। इतना हो गया। अब हम A1 B1 और C1 का मान निकाल लिए। अब उसी प्रकार इस दो वाले समीकरण से A2 B2 और C2 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे समीकरण दो की तुलना करने पर, समीकरण अब दो की तुलना किससे करेंगे, उसकी करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर में 0। अब हम इससे समीकरण दो की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है, तो A2 है, A2 है, तो A2 का यहाँ पे देखिए A2 का स्थान पर क्या है, तो 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमारा y का गुणांक क्या है, तो B2 है, तो B2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए y का गुणांक क्या है, तो 5 है, तो ये हो जाएगा 5। C2 का मान हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अचर पद, तो माइनस का 74। इतना हो गया। अब हमारे पास A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 का मान ज्ञात हो गया है। तब हम इस फॉर्मूले में बैठाकर अब हम इसे वज्रगुणन से हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा x है और बटा में क्या हो जाएगा B1, तो B1 हमारा क्या है, तो 3 है, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो गुणा का चिन्ह है। और C2 हमारे पास कितना है, तो C2 हमारे पास ये है, तो माइनस का 74 है, तो ये हो जाएगा 74। इतना हो गया। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब हमारे पास देखिए B2, तो B2 का मान हमारे पास क्या है, तो B2 का मान है हमारे पास माइनस का 5 है, गुणे C1 का मान हमारे पास कितना है, तो माइनस का 46 है, इतना है 46। अब हमारे पास ये तो हो गया। अब हमारे पास y का मान देखेंगे, तो y का हमारे पास कितना है, A1 का मान कितना है, 2 है, और C2 का मान कितना है, तो माइनस का 74 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 74 हो गया। इतना हो गया। अब हमारे पास A2 का मान कितना है, A2 का मान 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे। अब हमारे पास C1 का मान कितना है, माइनस का 46 है, ये हो जाएगा 46। इतना हो गया। अब हम इसका मान निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा A1 हो गया और A1 का मान कितना है, तो 2 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे B2 का मान कितना है, तो 5 है, तो 5 हो गया, माइनस A2 का मान कितना है, तो A2 का मान हमारे पास 3 है, और B1 का मान कितना है, तो B1 का मान हमारे पास 3 है, 3 हो गया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर A2, हाँ सही है, यहाँ तक हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x बटा क्या हो जाएगा, x बटा में हो जाएगा, यदि हम 74 के 3 में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस प्लस तो माइनस ही आएगा, इतना कंफर्म है। अब हम 3 चौको 12 का 2 होता है, एक हासिल, और 7 का 21, एक कितना होता है 22, तो ये हो जाएगा 22 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। इतना हो गया। 5 छक्के 30 का 0, 3 हासिल बचा, 5 चौको 20 और 3 कितना होता है 23, तो ये हो गया 23। यहाँ पर y हो गया, ये y हो गया। y के बटा में फिर से क्या होगा, 74 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस तो माइनस ही आएगा, और 2 चौको 8 हो गया, और 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा। इतना हो गया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो गया। और 36 18 का 8 हो जाएगा, एक हासिल, 4 तिया 12 1 13, तो ये हो जाएगा 138 बराबर 1 है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 दूना 10 माइनस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा x हो जाएगा, और बटा में क्या होगा, 222 में से 230 में से 222 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 बचेगा, प्लस का 8 बचेगा। इतना हो गया, और बराबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर y है तो y हो जाएगा। अब देखिए 148 में से 138 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो बचेगा हमारे पास 148 में से 138 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 38 और 2 40,
और 40 और 10, 40 और 8 कितना हो जाएगा, मतलब 10 बचेगा। तो हमारे पास माइनस का 10 बचेगा। यहाँ पे हो गया बराबर। यहाँ पे देखिए एक है, एक 10 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। इतना हो गया। अब हम इस वाले को, इस ये जो हमारा है, इसे हम x के बराबर में एक बार लिखेंगे, एक बार y के बराबर में लिखेंगे। तो हमारे पास x बटा में 8 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम y के बराबर में लिखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का y बटा हो जाएगा माइनस का 10 और बराबर में क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो x का 1 में गुणा करेंगे तो x ही बचेगा और 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे, y का 1 में गुणा करेंगे तो y भी हो जाएगा और बराबर माइनस 10 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 10 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास y का मान आ गया और ये हमारे पास x का मान आ गया। यही हमारा वज्रगुणनखंड विधि होता है। यहाँ तक आपको समझ में कोई प्रॉब्लम आई है तो कमेंट में बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।